देखो हम स्टार्ट करते हैं अपना फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कैसे गई थी? देखो पहली बात तो एक चीज़ थोड़ा क्लियर मैं कर दूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक रूम अलग से बनाया गया था, एक अलग से कोई बिल्डिंग बनाई गई हो, नहीं। सिंपल सा असेंबली मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। असेंबली मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। आप भी सुबह असेंबली में जाते तो ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं असेंबली। ये नहीं कि असेंबली के लिए असेंबली रूम अलग बनाया गया, फिर ग्राउंड अलग बनाया गया है। अगर अलग बना हुआ है आपके स्कूल में, दैट्स वेल, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि असेंबली का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि एक अलग से रूम बना दिया गया हो, अलग से कोई बिल्डिंग बना दी गई हो उसके लिए, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब ये है ग्रुप ऑफ पीपल गैदरिंग टुगेदर फॉर द सेम पर्पस। और वो पर्पस क्या है इनका? कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कॉन्स्टिट्यूट बनाना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, सॉरी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। तो लोगों को पर्पस क्या था एक साथ होने का? इनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया का, ठीक है। तो बता दें, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन दिसंबर 1946। एमसीक्यू बनेगा कि जो फर्स्ट टाइम तो जो इनकी मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, वो कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, ठीक है। देखो 3 साल तो लग ही गए, मैंने बताया था लॉ बनाने में कितना टाइम लगा था, 2 years 11 months 18 days, ऑलमोस्ट 3 years लग गए थे। इट वॉज हेल्ड एट द प्रेजेंट सेंट्रल हॉल ऑफ द पार्लियामेंट। वो कह रहा है ये कहाँ पर हुई थी असेंबली? इसके लिए कोई अलग से रूम नहीं बनाया गया था, ये पार्लियामेंट में ही हुई थी। लेकिन पार्लियामेंट में कहाँ हुई थी? पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल में हुई थी। सेंट्रल उस टाइम पे होता या नहीं होता तो ये तो पता नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आज के टाइम पे एट दी प्रेजेंट आज के टाइम पे जो सेंट्रल हॉल है ना, आज के टाइम पे जो पार्लियामेंट के अंदर सेंट्रल हॉल है वो वहाँ पर हुई थी। आज के टाइम पे जो सेंट्रल हॉल है, उस टाइम पे वो सेंट्रल हॉल था या नहीं था पता नहीं, लेकिन आज के टाइम पे जिस जगह पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी उस टाइम पे, आज के टाइम पर उस जगह पर हमारा सेंट्रल हॉल है, ठीक है। एंड वॉज प्रेसाइडेड ओवर बाय द डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो हमारे पार्लियामेंट नहीं, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद। प्रेसाइड मतलब होता है कि उसके प्रेसिडेंट कौन थे, वर्ब बना दिए, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके हेड कौन थे, अभी वो भी आएंगे, टेंशन मत लो। भीमराव अम्बेडकर, उनकी पोस्ट का नाम कुछ अलग है, ठीक है। द ओल्डेस्ट सिटिंग मेंबर ऑफ द सेंट्रल असेंबली के सबसे पुराने इंसान, पुराने का मतलब सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस से होता है। जब भी ओल्डेस्ट में ना, तो ओल्डेस्ट का ये नहीं होता कि एज के वाइज हम कहते हैं, एज वाइज नहीं कहते। जब भी हम ओल्डेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं ना, जब भी किसी पर्सन के साथ, तो समझ जाएगा हम उसके एक्सपीरियंस की बात करें, उसके पास एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है, उसके पास एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है। ऑन दिसंबर 1946, यानी 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया गया? उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का प्रेसिडेंट सेलेक्ट कर लिया गया, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, ठीक है। द मुस्लिम लीग, ओहो मुस्लिम लीग, सर ये कौन कौन सी लीग आ गई, ये तो ध्यान भी नहीं आ रहा कब पढ़ी थी कब नहीं पढ़ी थी। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू डिमांड द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट कॉल्ड पाकिस्तान। कुछ पढ़ने आया? क्या लिखा हुआ है? मुसलमानों ने एक अपना ही ग्रुप बना लिया, जिसको लीग बोल रहे हैं बेसिकली। मुसलमानों ने अपना ही अलग ग्रुप बना लिया और उन्होंने कहा कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बॉयकॉट करो। बॉयकॉट मतलब होता है बहिष्कार कर देना, उसको एक्सेप्ट ना करना। सिंपल सा अगर बॉयकॉट का मैं नहीं बताऊँ, एक्सेप्ट ना करना किसी चीज़ को, उसको बोलते बॉयकॉट। जैसे हम कहते हैं ना कि चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट करो, चाइनीज़ प्रोडक्ट को बॉयकॉट वो क्या बोलते हैं, बॉयकॉट बोलते हैं, बाइकॉट बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हो, ठीक है। तो उसको कहता है उस चीज़ को एक्सेप्ट ही ना करो, चीज़ को यूज़ में ना लाओ। तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हटाओ। बल्कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को हटा भी नहीं रहे हो ना, तो एक काम करो क्या, कि आप ना यहाँ पर डिमांड करो, यहाँ पर एक प्रपोजल और डालो, यहाँ पर ही इसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर एक क्या डालो, एक प्रपोजल डालो। क्या प्रपोजल डालो? कि एक सेपरेट स्टेट बनाई जाए, एक सेपरेट जगह बनाई जाए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए, कॉल्ड पाकिस्तान। Consequently, the member representing the territories which went to Pakistan withdraw from the Constituent Assembly of the India। फिर उस टाइम के बाद क्या हुआ? किस टाइम के बाद? जब इनका सेपरेशन हो गया था, इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ? जो लोग पाकिस्तान, जैसे सपोज करो सेपरेशन होने से पहले 392 लोग थे,
सेपरेशन होने से पहले 392 लोग थे टोटल मिला के, ठीक है, मुझे एक्ट नंबर याद नहीं, पीछे देख लेना। हाँ 389 थे, सॉरी कितने थे, 389 लोग थे टोटल मिला के कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ ना, तो कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए, तो कुछ लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी ऐसे थे जिनको पाकिस्तान जाना था, जो मुसलमान थे, तो वो लोग फिर वहाँ से अलग हो गए, फिर वो लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से क्या हो गए, अलग हो गए, ठीक है। एज अ रिजल्ट द मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ द इंडिया स्टूड एट 299, तो मेंबर्स केवल कितने रह गए, 299 रह गए, यानी ऑलमोस्ट 90 लोग चले गए, 90 लोग चले गए, ठीक है। ऑफ दिस 280 वर एक्चुअली प्रेजेंट ऑन नवंबर 26, 1949, इसमें से 294 तो ये सारे नंबर्स आपको याद रखने हैं, ठीक है, एमसीक्यू कुछ भी बन सकता है। फिर वो कह रहे हैं जिसमें से 284 तो वहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट थे, किस डेट पे, 26 नवंबर 1949। एक्चुअली ये वो डेट है, एक्चुअली में ये वो डेट है जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुका था, कम्प्लीटली लिख चुका था, ये वो डेट है 26 जनवरी 1950। तो वो एक अलग दिन था, वो एक अलग रीज़न था कि उस दिन क्यों वो इन इफेक्ट में लेके आए। लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था वो 1.5 महीने पहले बन चुका था, जनवरी के 26 दिन और 4 दिन ये, यानी 1 महीने पहले, सॉरी 2 महीने पहले, जनवरी और दिसंबर 2 महीने पहले ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था। हम इन इफेक्ट में 2 महीने बाद लेकर आए। उसका रीज़न क्या था देखते, चैप्टर में दिया नहीं दिया, मैं तो भूल गया एक्चुअली। एंड अपेंडेड देयर सिग्नेचर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज द फाइनली पास्ड, और उस दिन उन्होंने क्या किया, उस पर सिग्नेचर ले लिए, किसके, प्रेसिडेंट के, जो प्रेसिडेंट उस टाइम पे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, उनके सिग्नेचर लेके इन्होंने वो बिल पास कर दिया, पर इन इफेक्ट नहीं लेके आए। बिटवीन दिसंबर 9 to 1946 एंड अगस्त 14 1947, यानी इन दिनों के बीच में, इन कुछ 6-7 महीनों, 7-8-9 महीनों में क्या हुआ, द असेंबली हेल्ड 5 सेशन, टोटल मिलाकर 5 सेशन हुए थे। टोटल मिलाकर कितने सेशन हुए थे, 5। पूछ सकते हैं नंबर ऑफ सेशन आपसे क्वेश्चन में, कितने सेशन हुए थे, 5 सेशन हुए थे। हाँ आगे का टॉपिक कटवाई दिया टीचर ने, चलो फिर तो यहाँ पे कुछ पढ़ते नहीं है, कुछ है काम का। इसके हम रफ रीडिंग लगा लेते हैं एक और, ठीक है, कुछ काम का मिलेगा तो हम देख लेंगे। द वाइड रेंजिंग मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली गेव रिप्रेजेंटेशन टू ऑल सीट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन। द कैबिनेट मिशन प्लान हैड ensured representation to only 3 categories: general category, Muslims, and Sikhs. The Congress leaders had, however, ensured that the other communities like Anglo-Indians, Indian Christians, scheduled castes, and scheduled tribes got representation. The Anglo-Indians were represented by the Mr. Frank Anthony and Mr. S.S. Prater, जो भी हैं ये. The Indian Christians by Dr. H.C. Mukherjee and Joseph D'Souza, and the Parsis by Dr. H.P. Modi. Though the Muslim League had boycotted the assembly, there were still 2 members, Jafar Imam and Muhammad Sadaullah, who represented the Muslim community. The Sikhs were represented by the Sardar Hukam Singh and the Ujjwal Singh. It can be said that the Constituent Assembly was truly national in character. Objective resolutions. When the Constituent Assembly started the work of drafting, okay, the Constitution, Pandit Jawaharlal Nehru proposed the objective resolution on December 13, 1946. The resolution highlighted the objectives of the laid down national goals. Free India will be nothing but a republic. The ideals of social, political, economic democracy. The republic would grant fundamental rights. The state would safeguard the rights of minorities and backward classes. The objective resolution were passed on. ठीक है, कुछ काम का मतलब काम का तो है, पर वो याद करने वाली चीज़ इसके अंदर बहुत ही बढ़िया टीचर ने आपको हटवा दी। इसके अंदर बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो लोग थे वो कौन कौन से लोग थे, कितने सिख थे, कितने क्रिश्चियंस थे, कितने एंग्लो इंडियंस थे, कितने पारसीस थे, कितने मुसलमान थे, तो वो चीज़ें कंपोजिशन बताई गई हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा टीचर ने अगर हटवा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी में आता है, ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब क्या, उस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। सर ये क्या, किसके अंदर क्यों बना रहे, अरे एक बड़ा ग्रुप बनाया गया, अब बड़े ग्रुप में हमने डिसाइड किया कि हमें ये काम करना है, फिर वो एक काम ऐसे थोड़ी कहते हैं एक काम सारे लोग एक साथ ही करें, नहीं, स्टेप्स होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं कि इतने स्टेप तक ये काम करेगा, उतने स्टेप
फिर एक स्टेज के बाद हम ये वाला काम करेंगे। तो अलग अलग ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बना ले गए कि इस काम के अंदर ये वाला काम आप करो, ये वाला काम वो करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का काम क्या था? सोचना कि हमें कैसे कैसे लॉ बनाने हैं, कैसे कैसे रूल्स हमें इंक्लूड करने हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? लिखना। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? लिखना। ठीक है। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, ये पहली बार आई थी आपने सुना होगा कभी भी। जब भी ऐसा लिखा होता है ना एक्ट, किसी भी चीज़ का अगर ये कैपिटल में ए, स्मॉल ए नहीं, कैपिटल में ए लिखा हो एक्ट, और आगे कोई ईयर लिखी हो, इसका मतलब होता है ये कोई ना कोई लॉ है, ये कोई ना कोई लॉ है। तो ये पहला लॉ आपके बुक में अभी तक हमने पढ़ने को मिला, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। क्योंकि 1947 में हम क्या हो गए थे? इंडिपेंडेंट हो गए थे। उसी दिन एक नया लॉ भी पास किया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, बाय विच टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड। और इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इसको वैसे इंडिपेंडेंस एक्ट ही बोल सकते थे, लेकिन इंडियन ही क्यों बोला? क्योंकि इस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान अलग हो चुके थे। इंडिया और पाकिस्तान क्या हो गए थे? अलग हो चुके थे। तो आपको पता होगा कि इतना बड़ा जो काम हुआ ना इंडिया और पाकिस्तान का, ये भी एक लीगल बेसिस पर हुआ है। यानी इंडिया और पाकिस्तान को अलग करने के लिए ना एक लॉ बनाया गया था। तो लॉ की इंपॉर्टेंस आप समझ रहे होगे कि कोई भी काम बिना लॉ के, बिना रेगुलेशंस के हो ही नहीं सकता। और ये लॉ क्यों बनाया गया? थोड़ा सोचोगे आप ज़रा कि लॉ क्यों बनाया गया होगा? पॉज करो, खुद अपने माइंड में पॉइंट्स रिकलेक्ट करो। ठीक है, आई थिंक आपने रिकलेक्ट कर लिए होंगे। बेसिकली सोचो, अगर कोई लॉ ना बनता, ठीक है, हम ऐसे मुँह से बात हो जाती कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, हम लोग इंडिया चले जा रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये पाकिस्तान वाले इंडिया वाले ना बाद में आपस में लड़ते रहते, क्योंकि किसी की बातों कोई एविडेंस था ही नहीं। बाद में पाकिस्तान वाले कहते कि नहीं, हमने तो हमारी तो तुम्हारी बात तो इंडिया की हुई थी कि इंडिया में हम मुसलमान रहेंगे और पाकिस्तान में तुम इंडियंस रहोगे, भारतीय रहोगे, हिंदू रहोगे, है ना। तो मतलब ये लोग बाद में झूठ ना बोलें, बाद में मुकर ना जाएं। तो एक लॉ बनाया गया, बातों को लिखा गया एक दूसरे की। जिन जिन लोगों ने इंडियन को रिप्रेजेंट किया वो लीडर, जिन लोगों ने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, ठीक है, उन लोगों के यहाँ पे साइन वगैरह लिए गए कि तुम लोग एविडेंस दे रहे हो कि तुम लोगों ने क्या बात कही है। वो बात लिखकर इस एक्ट के अंदर लिखी गई, वहाँ पे साइनिंग की गई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने फिक्स की कि हाँ, हम लोगों ने बोला है कि हम पाकिस्तान में रहेंगे, हम कभी इंडिया नहीं आएंगे, या हम कभी इंडियन मैटर्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम कभी भी इंडियन मैटर पे कुछ कमेंट नहीं करेंगे। इस इंडियन वालों ने बोला होगा उस टाइम पे कि हम पाकिस्तान के मैटर्स पर, पाकिस्तान के अफेयर्स में हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम वहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह का एक लॉ बना ताकि इसका प्रॉपर वैलिड बेसिस मिल सके, एक बेस मिल सके कि हाँ, काम कैसे होना चाहिए, काम कैसे नहीं होना चाहिए, बाद में कोई मुकर ना पाए। तो एक रीज़न था। इंडिया और पाकिस्तान एवं ही हवा में केवल दो बातों से, दो लोगों ने बोला कि हमें पाकिस्तान इंडिया अलग करने हैं तो हो गए, नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए लॉ भी बनाया गया था। तो बाय विच टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड, रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। दिस लीगल सैंक्शन 11 द इनेबल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फंक्शन आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट में एक प्रोविजन ये भी डाला गया हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में कि इंडिया की जो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं, अगर वो लोग पाकिस्तान जा रहे हैं तो ठीक है, उन लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से नाम हट जाएगा और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसके बाद भी सेपरेटली फंक्शन कर सकती है, सेपरेटली काम कर सकती है। द असेंबली बिकेम अ सोवरेन बॉडी। सोवरेन बॉडी क्या? अब यहाँ पे कोई भी फ्रीडमली, मतलब इंडिपेंडेंटली कोई भी डिसीजन ले सकता था, ठीक है। टू कैरी ऑन इट्स वर्क इट अपॉइंटेड 8 कमिटीज़। देखो, अभी ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर भी 8 और कमिटीज़ बनाई गई, ठीक है। 8 कमेटी, जो सॉरी ड्राफ्टिंग के नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर 8 कमिटीज़ बनाई गई थी, जिसमें से एक थे ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, है ना, वो है ना। और ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी? 29 अगस्त 1947 में, एंड वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से बोला गया कि आप लिखोगे, और ऐसा नहीं केवल लिखने का, टाइपिंग वाला काम नहीं ला, इनको सोचना भी था, फिर तब जाके इनको लिखना था। और आपको अगर पता हो, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री का, यूएस, चाइना, रसिया, ये जो सुपर पावर कंट्रीज़ हैं, इनके भी कॉन्स्टिट्यूशन इतने बड़े नहीं जितना हमारे इंडिया का है। क्योंकि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो भीमराव अम्बेडकर ने
7 कंट्रीज़ के 7 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर उनका मिक्सचर बनाया था उन्होंने। काफ़ी मेहनत की थी उन्होंने। देखते हैं अगर इनके बारे में कुछ लिखा हो तो ठीक है। अब आपका ये जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाऊँ अभी नहीं पढ़ाऊँ? हमने कितने पेज पढ़े हैं? 1 और 2 पेज पढ़े हैं फिलहाल, है ना। मैं पढ़ा देता हूँ, टीचर ने कटवाया हो तो आप इसको थोड़ा लाइट ले लेना, अगर नहीं कटवाया हो तो हम पढ़ ही रहे हैं डिटेल के साथ, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अम्बेडकर जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जाननी भी चाहिए। भीमराव अम्बेडकर, पॉपुलरली नोन एज बाबा साहेब। हाँ जी, नाम याद रखना है आपको, वैसे पता होगा, इंडिया में रहते हो तो आपको पता होगा बाबा साहेब कौन है। हमारे भीमराव जी को एक और चीज़ बोली जाती है, इनका जो शॉर्ट में जो नाम लिया जाता है बोला तो बाबा साहेब, बाबा साहेब, ठीक है, बाबा साहेब वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्किटेक्ट्स मतलब आर्किटेक्ट का मीनिंग पता है? आर्किटेक्चर जो होते हैं, आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? आर्किटेक्चर किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आर्किटेक्चर्स क्या होते हैं? किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, स्ट्रक्चर। तो इन्होंने भी तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर तैयार किया गया, इसलिए इनको आर्किटेक्चर बोल दिया गया, आर्किटेक्ट। ये क्या थे? हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट थे। ही वॉज एमिनेंट जूरिस्ट, वो काफ़ी फेमस थे, वो काफ़ी फेमस थे, जूरिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग थी, पॉलिटिशियन थे, सोशल रिफॉर्मर थे। द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड बाय बाबा साहेब, जो टेक्स्ट जो है प्रिपेयर किया वो बाबा साहेब ने लिखा है। जो इतनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है ना, वो भी इन्हीं की लैंग्वेज है। प्रोवाइडेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड प्रोटेक्शन फॉर अ वाइड रेंज ऑफ सिविल लिबर्टीज फॉर इंडिविजुअल सिटीजन्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, social rights for women and a system of reservation of jobs in the government services for members of scheduled caste and scheduled type। ये ठीक है, यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं अच्छी। जो इनके मेन जो कंट्रीब्यूशंस थे वो बेसिकली क्या क्या थे? इन्होंने किन किन चीज़ों को ध्यान रखा जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे? इन्होंने गारंटी दी कि हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे काफ़ी सारे लोगों के सिविल राइट्स को, काफ़ी सारे लोगों के सिविल लिबर्टीज़ को हम क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। हम लोगों को फ्रीडम देंगे अपना रिलीजन सेलेक्ट करने के लिए, जिसको मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट करना है वो मुस्लिम रिलीजन को अडॉप्ट कर ले, जिसको हिंदुज़म अडॉप्ट करना है वो हिंदुज़म अडॉप्ट कर ले, जिसको क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करनी है क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करो, किसको सिखिम अगर वो सिख बनना है, पंजाबी बनना है तो वो बन जाओ, जिसकी जो इच्छा वो उस भगवान की पूजा कर सकता है, इनका ये कहना था। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, पहले एक सिस्टम था टचेबिलिटी का, कि जो छोटे लोग होते थे, छोटे लोग का मतलब ये नहीं कि छोटे साइज़ में छोटे होते थे, लोगों की थोड़ी मेंटलिटी थोड़ी ख़राब थी, वो छोटे लोग बोलते थे जिन लोगों का काम थोड़ा छोटे लेवल का है, जिन लोगों का काम थोड़ा गंदा होता था, यानी गंदगी में जो काम होता था, जैसे आपके घर में भी काम करने लोग आते हैं, तो है ना, तो इन तरह के लोगों को उस टाइम पे लोग ना छोटे लोग बोला करते थे, स्केड्यूल कास्ट बोला करते थे। तो ऐसे लोगों को ना लोग छूना पसंद नहीं करते थे, वो सोचते इनको छूएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, इस चीज़ को उन्होंने ख़त्म किया कि नहीं, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, ठीक है। सोशल राइट्स, हमको को सोशल क्या राइट्स हैं, वुमेंस के, बच्चों के, वो सारी चीज़ें। सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन, आजकल जो शेड्यूल कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन मिलता है ना 3%, 4%, 5% या जो भी 30 हो 40 हो, वो सब बाबा साहेब की वजह से ही मिलता है। SC ST जो कास्ट हैं उनको, ठीक है, जिस वजह से बाबा साहेब को कुछ लोग ब्लेम भी करते हैं कि ये गलत है, ठीक है। तो ये कुछ उनके इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस थे इन ऑर्डर टू शेप इंडिया into a complete sovereign democratic republic in which the liberty and dignity of the individual is ensured along with national integrity। बाबा साहेब incorporated the following principles in the constitution of India। उन्होंने कहा, सिंपल सा अगर मीनिंग था, आपको ज़्यादा डिटेल में इस लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। सिंपल सा मीनिंग क्या इसका, कि बेटर कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के लिए, बेटर एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बाबा साहेब को क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या उन्होंने किया बेसिकली। तो उन्होंने कुछ चीज़ों को ध्यान रखा, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को ध्यान रखा। अब बेटा ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपके टीचर ने ये टॉपिक नहीं कटवाया तो उसको लर्न कर लेना, मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्केबल, फ्लेक्सिबल, स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द कंट्री टुगेदर बोथ इन पीस एंड वॉर। मतलब उन्होंने क्या सुना है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रैक्टिकल होना है, ऐसी बातें नहीं लिखी जो पॉसिबल ही ना हो। उन्होंने ये ऐसा नहीं लिखा कि हर कोई कुछ भी कर सकता है। अरे ऐसा अगर वो लिख देते ना, कोई भी कुछ भी कर सकता है,
तो कोई भी कुछ भी कर सकता था, फिर कोई रोक भी नहीं पाता क्योंकि लॉ में लिखा हुआ था ऐसा। तो उन्होंने ऐसा थोड़ी लैंग्वेज को इस तरह से सोचा कि प्रैक्टिकेबल हो। ऐसा लिखा कि कोई कुछ भी कर सकता है, उन्होंने कहा कोई भी कुछ भी कर सकता है बट किसी और का राइट उससे अगर इन अनअफेक्ट ना हो, किसी और का राइट उससे अफेक्ट ना हो। तो उन्होंने ऐसे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स यूज़ किए ताकि चीज़ें प्रैक्टिकेबल हो जाएँ। फ्लेक्सिबल, आपको लॉ में अगर चेंजेस लाने हैं तो आप लॉ में चेंजेस ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो बाबा साहब लिख के चले गए वो ही रहेगा, नहीं। आज के टाइम पे हम चेंजेस ला सकते हैं। जीएसटी वगैरह जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, किसान बिल वगैरह आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं होता तो कोई नए लॉ बन ही नहीं पाते, कोई भी नए लॉ नहीं बन पाते। और स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग मतलब क्या? इसके अंदर ऐसी ऐसी भी चीज़ें लिखी हुई हैं, ऐसी ऐसी पावर लिखी हुई हैं, चाहे पीस का माहौल चल रहा हो हमारी कंट्री में, चाहे वॉर का, वो दोनों ही केस में होल्ड गुड करे। होल्ड गुड मतलब क्या? कि उस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कमी ना निकल पाए, वो कॉन्स्टिट्यूशन बरकरार रहे एकदम से, ठीक है। प्रोवाइडेड स्पेशल सेफगार्ड्स टू द माइनॉरिटीज़। हाँ, ये थोड़ा लोगों को बुरा लगता है कि जो माइनॉरिटीज़ थी, माइनॉरिटीज़ का मतलब क्या होता है अगर आपको पता हो तो? माइनॉरिटीज़ का मतलब होता है मेजॉरिटी से जो कम होते हैं, मेजॉरिटी से जो कम होते हैं, हिंदी में बोलते हैं अल्पसंख्यक। जैसे हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ किसको कहा जाता है? हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ कहा जाता है सिख को, यानी पंजाबियों को भी कह सकते हो आप, है ना। थोड़ा डिफरेंस होता है थिंक सिख और पंजाबी में, आपको पता होगा, ठीक है। सिख को अल्पसंख्यक कहा जाता है, क्रिश्चियंस को अल्पसंख्यक कहा जाता है यानी माइनॉरिटी कहा जाता है, मुसलमानों को भी अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी तो हमारे इंडिया में हिंदू है ना, मेजॉरिटी तो हमारे इंडिया में क्या है? हिंदू। तो ये इनको माइनॉरिटी हो गए। तो माइनॉरिटी तो कहीं हम लोग हिंदू यानी जो मेजॉरिटी लोग होते हैं, मेजॉरिटी में 10 में से 6 लोग मेजॉरिटी हो गए, तो 10 में से 6 लोग कहीं वो 4 जो माइनॉरिटी हैं और लोगों को बहुत जोर ना दिखाएं और लोगों को डराएं ना, लोगों के साथ कुछ मिसबिहेव ना करें। तो उन्होंने उन 4 लोगों को, उन माइनॉरिटीज़ को स्पेशल राइट्स दिए, स्पेशल सेफगार्ड्स दिए। एंड सर्टेन क्लासेस का मतलब ये SC ST, ठीक है, हुआ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड। वो SC ST की बात हो रही है। यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हो, स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब। तो इन लोगों के लिए इन्होंने कुछ स्पेशल सेफगार्ड्स दिए। सेफगार्ड्स को मतलब ध्यान रखा। इनकॉर्पोरेटेड द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज टू एंश्योर दैट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स आर नॉट इन्फ्रिंज्ड बाय द सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सिंपल सा मीनिंग क्या है? इन्होंने एंश्योर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बात से हमारे फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज ना हो। इन्फ्रिंज मतलब अनअफेक्टेड रहे, अफेक्टेड ना हो। ऐसा नहीं कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा कर दे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स ही चले, नहीं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये एंश्योर करता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स रहें बरकरार, उनमें कोई दिक्कत ना है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल जुडिशरी एंड यूनिफॉर्मिटी इन फंडामेंटल लॉ टू इंटीग्रेट इंडियन सोसाइटी। देयरफॉर ही प्रपोज्ड स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। सिंगल सिटीजनशिप मतलब क्या? आप अगर जम्मू कश्मीर में रह रहे हो उस टाइम, अब तो देखा जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट हो गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप इंडिया में रह रहे हो, सॉरी, आप अगर अभी बात करें जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट ना होने से पहले की बात कर रहे हैं हम, है ना। आर्टिकल 371 हटने से पहले की बात, 371 था, 378 था, जो भी तो ध्यान नहीं मेरे को, 377 था। तो उसके हटने की अगर बात करें तो जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते थे ना, उनके दो स्टेटस होते थे, तीन, या तो हिंदू होगा, जो इंडियंस होते थे वो तो हिंदू ही रहते थे, जो लोग मुसलमान होते थे ना, वो क्या करते थे? मुसलमानों के दो तरह के उनके पास होते थे सिटीजनशिप, एक हिंदू, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। हिंदूज तो इंडियन ही रहते थे, लेकिन जो मुसलमान होते हैं, मुसलमानों के दो तरह की सिटीजनशिप होती थी, एक इंडियन और एक पाकिस्तानी। इंडियन क्यों? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर आता है, इंडियन बॉर्डर के अंदर आता है, तो इंडियन तो वो थी। पाकिस्तानी क्यों? क्योंकि पाकिस्तान वाले लोग क्लेम करते थे कि पाकिस्तान उनका भी है। तो किसी इंसान को अगर उस टाइम पे पाकिस्तान की वो लेनी होती थी, तो सिटीजनशिप को पता है वो क्या करता था? रहता इंडिया में था, लेकिन पाकिस्तान के किसी इंसान से शादी कर लेता था, तो उसको दो तरह की सिटीजनशिप मिल जाती थी। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको इंडियन एक ही सिटीजनशिप मिलेगी, किसी एक ही कंट्री की, ठीक है, जो हमें इंडियंस मिलती है, हम इंडियन कहलाते हैं बाय बर्थ, है ना। सिंगल जुडिशरी एक ही सिस्टम है यहाँ पे डिसीजन लेने का, केवल कोर्ट वाला,
हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं कि हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आप वो मानते नहीं, फिर अपनी मम्मी के पास चले गए, पापा के पास चले गए, नहीं नहीं मम्मी पापा देखो जो सुप्रीम कोर्ट वाले ये कह रहे हैं मैं नहीं मानता इनको, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी पापा के नहीं चलेगी फिर वहाँ पे आप प्राइम मिनिस्टर के पास चले गए सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को डिफीट कराने के लिए, ना ना ना, किसी की नहीं चलेगी। बस एक ही जुडिशरी सिस्टम है, केवल कोर्ट वाला सिस्टम हमारा, वही फॉलो होगा। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कह दिया दैट्स फाइनल, फिर आप कहीं भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सकते। इंटरनेशनल कोर्ट को कर सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, वो इंडिया से बाहर चलाया था ना इसलिए। पर इंडिया के अंदर रहते हुए आप सुप्रीम कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट को किसी के अगेंस्ट चैलेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया फिर तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर किसी की भी नहीं चलेगी। यूनिफॉर्मिटी एंड फंडामेंटल लॉज, यूनिफॉर्मिटी मतलब सबों के साथ एक ही चीज़ है, यूनिफॉर्मिटी मतलब क्या, सबों के साथ है सेम बिहेव, कि फंडामेंटल राइट सबों के सेम ही रहेंगे, ये नहीं किसी को अलग किसी को अलग नहीं, सभी के फंडामेंटल राइट सेम ही रहेंगे, फंडामेंटल लॉज जो है। देयरफॉर ही प्रपोज्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर टू मेंटेन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन। तब उन्होंने बोला कि हमें सेंटर लेवल पे एक कुछ बनाना चाहिए ताकि हम सेंटर लेवल से इस टेरिटरीज को और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करें, मेंटेन करें। ये तो आज शायद आपके चैप्टर में होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। उन्होंने कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट किए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल अगर आपने चैप्टर में पढ़े होंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि कौन क्या क्या कर सकता है, क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या राइट्स है क्या क्या नहीं है, बताएगा। डायरेक्शंस बेसिकली, डायरेक्टिव डायरेक्शन, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देते हैं ये लोगों को कि स्टेट गवर्नमेंट को कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्होंने बाबा साहेब ने क्या कराया था, इनकॉर्पोरेट कराया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, टू एंश्योर सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द इंडिया। ठीक है, और ज़्यादा काम का नहीं है। रीडिंग्स, टाइम टेकन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिग्निफिकेंस, बाकी हम अभी कर लें थोड़ा सा और। चलो एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा मैं इसके लिए, ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है।